हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास है ये आपकी बीएसटी की सेकंड चैप्टर की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपकी बीएसटी के चैप्टर 2 है। इसमें आपके जो हेनरी फ्योल की जो 14th जनरल मैनेजमेंट थियरीज हैं वो हम लोग जानेंगे। वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम जानेंगे। और F.W. टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्यों हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कुछ जाना था कि मैनेजमेंट एक साइंस भी हो सकता है, एक आर्ट भी हो सकता है, जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो अगर मैनेजमेंट एक साइंस है तो मैनेजमेंट के कोई प्रिंसिपल्स क्यों नहीं हो सकते, उसके कुछ सिद्धांत, कुछ नियम क्यों नहीं हो सकते कि मैनेजमेंट ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, इसको ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ये मैनेजर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक सफल मैनेजर में ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और इस तरह से इसको एक्ट करना चाहिए, इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए और सभी प्रोसेस को, सभी एक्टिविटीज़ को इस तरह से मैनेज करना चाहिए। ये तो होने चाहिए ना। तो इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि मैनेजमेंट में कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए जो कि एक मैनेजर के अंदर उन क्वालिटीज़ को दिखाए और मैनेजर उन सिद्धांतों को अपनाकर सारे के सारे प्रैक्टिसेस करे, सारे के सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करे और सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करवाए, जिससे बिजनेस और अच्छे से सुटेबल तरीका से एक रन में चलेगा, एक स्पीड में चलेगा और कंटिन्यूअस चलेगा। मैनेजमेंट कभी भी सोच के या फिर इंट्यूशन पे नहीं, अंदाज के तौर पे नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट हमेशा देख कर, परख कर और अच्छे से एनालाइज करके उसको किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है। अब आते हैं आपके हेनरी फ्योल के 14th जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो ये जो 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हेनरी फ्योल जो है ये मैनेजरियल लेवल के मैनेजमेंट को दिखाते हैं। मतलब इनका जो माइंडसेट है ये बोलते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही बारे में ये बोलेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी वर्कर लेवल और सुपरवाइजर लेवल की नहीं, ये बात करते हैं टॉप लेवल यानी बॉस, डायरेक्टर, उसके नीचे फिर ये मैनेजर, जनरल मैनेजर, ठीक ऐसे करके फिर बॉस, उसके नीचे एम्प्लॉयज। एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के मैनेजमेंट के बारे में हेनरी फ्योल कहते हैं। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्योल talks about administrative management. It means it talks about only top level managements. यानी इनका जो कहना है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो कैसे काम करेंगे, यानी टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या रूल्स बनाए रखने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, ये बताना चाहते हैं ये हेनरी फ्योल। और इसके लिए इन्होंने जनरली मतलब सबके अंदर, हर एक मैनेजर, हर एक टॉप लेवल के मैनेजर के अंदर ये 14 गुण होने चाहिए, ये 14 प्रिंसिपल होने चाहिए और इसी प्रिंसिपल्स के आधार पे उसको एक्ट करना है।
तो अब आते हैं ये 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या। हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स, फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या हेनरी फ्योल्स के। तो पहला जो होगा आपका ये होगा डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। इनका कहना है कि ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, एक जो काम है, एक काम यानी एक गोल, एक गोल जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको अलग अलग एक्टिविटीज लगेंगी। एक जो गोल है यानी प्रॉफिट कमाना, उसके लिए माल खरीदना, बनाना यानी रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, बनाना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को पैकेज करना, प्रोडक्ट को सेल करना, प्रोडक्ट के सेल्स में ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो डॉक्यूमेंटेशन वाले काम हैं, पीपीटीज बनाना, डील्स क्रैक करना, ये सभी चीज़ें ऑफिशियल लेवल के काम हैं। और जो लोअर लेवल के काम है, सेल्स मैनेज करना, सेल्समैन को सेल्समैन्स रखना, सेल्स का जो काम है वो अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। ठीक, तो ये चीज यही बोलते हैं कि अगर हमारा गोल है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मेरा गोल है, तो इस प्रॉफिट के काम के लिए बहुत सारे काम करने होंगे, प्रॉफिट के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। तो इस गोल को अलग अलग लोगों को दे दो, यानी ये जो काम है इसको डिवाइड करो ना जी, इस काम को डिवाइड करो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाओ, सेल्स डिपार्टमेंट बनाओ, परचेस डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक, और क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, फिर सेल्स बना दिए, परचेस बना दिए, प्रोडक्शन बना दिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट बनाओ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाओ, यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाओ, अकाउंट्स जो सभी सैलरीज देखेगा, सभी अकाउंट्स देखेगा, परचेज का अकाउंट देखेगा, सेल्स का अकाउंट देखेगा, कितना माल आया कितना गया ये सब देखेगा। फिर एचआर डिपार्टमेंट बनाओ, एक और डिपार्टमेंट निकालो लोगों को मैनेज करने के लिए, लोगों का अटेंडेंस मैनेज करने के लिए, वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस मैनेज करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बनाओ। तो ये जो गोल है इसके लिए बहुत सारे काम लगेंगे, उनको अलग अलग लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दो, अलग अलग काम में बांट दो। तो डिवीजन ऑफ वर्क इसका पहला प्रिंसिपल्स है। ठीक, पहला प्रिंसिपल है इसका, डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो सेकंड जो है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये जो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? तो अगर किसी इंसान को, अगर किसी आदमी को हम लोग अपना कोई भी काम सौंप रहे हैं तो उसको उसकी जिम्मेदारी भी देनी होगी। ठीक है, हम उसको काम सौंपे तो काम सही हुआ कि गलत हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी तो उसके ऊपर है, क्योंकि उसको तो काम सौंपे हैं। तो इसके साथ साथ हमको उसकी अथॉरिटी भी तो देनी होगी कि बाबू अगर तुमको कुछ काम करना है तो तुम करो, अपने हिसाब से करो, उसमें तुम देखो कि कैसे करोगे, क्यों करोगे, मतलब कितना करोगे, ये तुम जानो। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मानो कि सेल्स डिपार्टमेंट को दिए, ठीक, अब सेल्स डिपार्टमेंट बांट दिए, उसको एक काम दिए कि तुमको सेल्स करना है। तो सेल्स में एक काम थोड़े आता है, सेल्स में आता है एडवर्टीजमेंट आएगा, ठीक, एडवर्टीजमेंट आएगा, फिर तुम्हारा ये प्रोडक्ट को पैकेज करके एडवर्टीजमेंट किए, फिर उसके हिसाब से ऑफर्स बनाना आएगा, ठीक, ऑफर्स बनाना आएगा, फिर सेल्समैन वाला जितना काम है वो आएगा, फिर
माल की डिलीवरी आएगा, ऑर्डर लेना आएगा, फिर उस सेल्स साइकिल को देखना आएगा, सेल्स के लिए प्रमोशनल कॉल आएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है ये आपका एडवर्टीजमेंट है और ऑफर्स है। सेल्स में सबसे ज़्यादा काम यही रहता है। ठीक, तो अगर एडवर्टीजमेंट में, ऑफर्स में, हर चीज़ में टॉप लेवल के जो मैनेजर है, जैसे मैं मालिक हो गया और मैं ही हस्तक्षेप करूं, बार बार उसमें टोकूं कि ना ये ना होके के चाहिए, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें एडवर्टीजमेंट जो है बाधित होगा। जो सेल्स डिपार्टमेंट है उतना दिमाग लगा के, उतना रात दिन सोच कर पीपीटीज बना रहा है, कहीं कहीं से पढ़ रहा है, सेल्स टेक्निक निकाल रहा है, एडवर्टीजमेंट कैसे करें, कैसे इफेक्टिव करें, ये सब चीज़ें सोच रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, और उसमें हम जाके उसको टोक दें कि नहीं ये नहीं होगा, इसको चेंज करो, तो उसके पास ये अथॉरिटी ही नहीं रहेगी कि वो उसमें कुछ करे। वो अगर मेरे हिसाब से चले तो मैं तो गुड़गोबर कर दूंगा उसको। वो न जानता है कि मार्केट का क्या हाल है, वो न स्टडी कर रहा है, तो वो डिपार्टमेंट अगर हम बनाए तो उसको पूरी अथॉरिटी हमको देनी होगी कि वो उस काम को और अच्छे से करे। ठीक, वो अपना रूल्स बनाए, अपना रेगुलेशन बनाए कि उसको कैसे करना है, अपना स्ट्रेटजी बना के चले। ठीक, तो पूरी अथॉरिटी देनी होगी, चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उसकी उसकी है। अगर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर सेल्स नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, कम सेल्स हुआ, सारा का सारा प्रोडक्शन मेरे पास पड़ा का पड़ा रह गया, डेड स्टॉक हो गया, मतलब जो स्टॉक था वो हमारा बर्बाद हो गया, लॉस तो मेरा होगा। और बोलेंगे हम सेल्स टीम को फायर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी उसकी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसको दी है तो इतना अथॉरिटी भी तो उसको देना होगा कि आखिर वो उसमें अपना स्ट्रेटेजी लगाए, अपना दिमाग लगाए और अपने हिसाब से करे, मेरे को बस प्रॉफिट से मतलब है। तो सेकंड चीज है कि उसके ऊपर अथॉरिटी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे ही रहे हो, अथॉरिटी भी दो। ठीक, तो ये आपकी 2 प्रिंसिपल्स हुए हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से। थर्ड जो है आपका डिसिप्लिन। थर्ड हो गया आपका डिसिप्लिन। ठीक, डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? देखो, पहला डिवीजन ऑफ वर्क कर दिए, एक काम को कई लोगों में बांट दिए, बांटने के बाद ये जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो दे दिए, लेकिन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद डिसिप्लिन ना रहे, उसको हम कंट्रोल में ना करें कि नहीं वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्ट्रेटजी बनी कि नहीं बनी, स्लोगन बना कि नहीं बना, प्रचार के लिए कोई स्लोगन चाहिए, कोई ऑफर चाहिए, ये सब चीज़ बना कि नहीं बना, अगर हम ये चीज़ देखेंगे नहीं तो वो लोग तो आराम से बैठ के कर रहे हैं ना। मेरे को ये प्रोडक्ट निकालना है 1 महीने में, मार्केट में उतार देना है ये 1 महीने में, डिसिप्लिन नहीं है तो वो चीज़ तो डिले होते जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल भर मेरा तो डेड स्टॉक। इधर से सोचो उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो भी लॉस, और इधर से डिसिप्लिन ना हो तो भी लॉस, केयरलेसनेस आ जाएगी, बैठ के खाई नहीं मलेगा लोग। हाँ, तो इसीलिए डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता, एक इंसान सभी काम को नहीं कर सकता। इसके लिए अगर 10 काम है तो 10 लोगों की जरूरत है। क्या पता 10 कामों में 10 लोगों की नहीं 100 लोगों की जरूरत हो, 100 नहीं 1000 लोगों की जरूरत हो, तो डिवीजन ऑफ वर्क तो होना चाहिए। क्योंकि एक काम के नीचे और 10 काम है, फिर उस 10 काम के नीचे और 10 काम है। ठीक, तो इस हिसाब से डिवीजन ऑफ वर्क तो होना चाहिए, और डिवीजन ऑफ वर्क है तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी देनी होगी। ये दोनों जब है तो उसमें डिसिप्लिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप 1000 लोगों, 10,000 लोगों, लाखों लोगों की बिजनेस चला रहे हो, उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो ये पैसे, सैलरीज पानी की तरफ बहेंगे ना, ये जो प्रोडक्ट में पानी के जैसे पैसे लग रहे हैं ये तो बहेंगे ना। तो इसीलिए चूंकि पैसे लगे हैं तो डिसिप्लिन जरूरी है। ठीक, अभी निकल गया, पैसे लगे हैं तो डिसिप्लिन जरूरी है। ठीक, तो आपके 4th प्रिंसिपल्स पे आते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक,
अब जैसे मैंने बताया कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए, तो डिसिप्लिन में लाना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, बार बार देखना होगा कि कमुआ हुआ कि नहीं हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ तो देखना होगा। लेकिन हम भी जाके टोक दें, हमारे घर वाले लोग भी जाके टोक दे, मेरा पार्टनर भी जाके टोक दे, मेरे बिजनेस में जो पार्टनर है वो भी जाके टोक दे, बॉस जाके टोक दे, एम्प्लॉय जाके टोक दे, बार बार लोग वह पूछे कि कमुआ हुआ, काम हुआ, स्लोगन बना, एडवर्टीजमेंट हुआ, कहाँ तक काम पहुंचा है, कहाँ तक काम पहुंचा है, तो वो काम करेगा कि सबको जवाब देता फिरेगा? इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड जरूरी है कि उसको सिर्फ एक इंसान को रिपोर्ट करना है, वो होंगे हम। ठीक, यानी अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे अगर हम बैठे हैं और हमारे नीचे कोई काम चल रहा है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के हेड हम हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट के नीचे जो जनरल मैनेजर होगा, जो जूनियर मैनेजर होगा, उसके नीचे जो एम्प्लॉय होगा, वो एम्प्लॉय एक चेन बना रहेगा। वो एम्प्लॉय अपने सीनियर को रिपोर्ट करेगा, वो हमको अपने सीनियर को, और जो होगा वो मेरे को रिपोर्ट करेगा। तो एक कमांड होना चाहिए, एक ही बॉस से सुनेगा। अब चारों के चारों जाके उस एम्प्लॉय पे धावा बोल दे, वो एम्प्लॉय तो बर्बाद। उसको सिर्फ एक ही लोग कमांड देगा, मेरा कमांड मेरा सबऑर्डिनेट झेलेगा, उसका कमांड उसका सबऑर्डिनेट झेलेगा, उसका कमांड उसका सबऑर्डिनेट झेलेगा। ठीक, ये नहीं कि हम चारों मिलकर सबसे नीचे वाले को दबा दें, या फिर हम दो मिलकर इन सभी को दबा दें। नहीं, मैं एक हूं तो मेरा कमांड सिर्फ एक पे चलेगा। ठीक, हम एक लाइन में लेके चलेंगे, अपना एक लाइन में अपना कमांड लेके चलेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड यानी वन एम्प्लॉय वन बॉस, वन एम्प्लॉय वन बॉस, वन बॉस का कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। वन बॉस, क्या समझे? अब आते हैं आपके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका पांचवा प्रिंसिपल्स है, ये आपका पांचवा प्रिंसिपल है। ठीक, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज, ये कहता है ऑल यूनिट्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। यानी तुमको जाना है ना, तुमको जाना है कहीं, तो उसी डायरेक्शन में जाना है। 5 रास्ते खुल रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान देना है। यानी जो गोल होगा वो सिर्फ एक होगा। ठीक, जो गोल होगा वो एक होगा, और सबको घूम फिर के इसी के बारे में सोचना है। हर किसी को घूम फिर के इसी के बारे में सोचना है। और पूरा का पूरा स्टाफ, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय, हर एक बॉस सिर्फ एक ही गोल के पीछे भागेगा, एक ही गोल के पीछे दौड़ेगा, अलग अलग गोल के पीछे नहीं दौड़ेगा। और पर्सनल इंटरेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लाना है। ऑर्गेनाइजेशन गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पूरा होगा, एक ही गोल के पीछे सभी लोग दौड़ेंगे। ठीक, यानी लक्ष्य एक है और सबको मिलकर यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को साथ में प्राप्त करना है। यही है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आइए आपके 6 नंबर प्रिंसिपल पे। 6 नंबर प्रिंसिपल पे ये है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? अभी तो बताए, एम्प्लॉय का अपना गोल होना ही नहीं चाहिए, अपना कोई इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए, उसको अपने सैलरी से मतलब होना चाहिए। अब ये नहीं कि ना हम कंपनी में ये करते हैं, कंपनी में काम करते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमको प्रोडक्ट बनाने आता है तो हम अपने शुरू कर दिए, ये थोड़ी होना चाहिए।
आकि हमको नहीं, हम इतना बेचें तो 10 कार्टून माल हमको भी दो। ये थोड़ा थोड़े होना चाहिए कि ना हमारे लिए ये गिफ्ट वाउचर निकालो, हमको पूरा फैमिली को लेके जाना है, हाँ हमारा मन है तो हमको जाना है। कंपनी भेजेगी जाओ, कंपनी जो दे रही है लो। अपना कुछ नहीं बोलना है, अपने से कुछ आगे आगे नहीं कूदना है, बस यही समझ लो कि आगे आगे नहीं करना है। कंपनी जो दे रही है, अगर फेयर सैलरी दे रही है, आराम से उस पर स्टिक होके काम करो। बोनस दे रही है, उस पर स्टिक होके काम करो। वाउचर्स दे रही है, घूमने फिरने का ट्रैवल टिकट्स दे रही है, काम करो। इंसेंटिव्स दे रही है, काम करो। मतलब कंपनी जो स्वेच्छा से दे उसको लो। अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन फेयर हो तभी, कंपनी भी फेयर सैलरी दे, फेयरली ट्रीट करे, रिस्पेक्ट दे, तो ही। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लाना है। मतलब कंपनी अगर अच्छे से ट्रीट कर रही है, हर तरह से टिके रहो, और अपना इंटरेस्ट ना लाओ, कंपनी के इंटरेस्ट यानी कंपनी के गोल के बारे में सोचो। इसका है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अभी रहते हैं इसको, इसके नीचे तो जगह है ही। 7th नंबर है रेमुनरेशन। वही चीज है, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या है? सैलरी। सैलरी और रेमुनरेशन में सैलरी प्लस इंसेंटिव्स भी आ जाते हैं। इंसेंटिव्स रेमुनरेट किया जाना चाहिए, यानी हर एक काम एम्प्लॉय का अगर वो अच्छा करे तो उसको रेमुनरेट करना चाहिए। रेमुनरेट क्यों, कैसे किया जा सकता है? तो रेमुनरेट उसको सैलरी से किया जा सकता है और इंसेंटिव से किया जा सकता है। इंसेंटिव्स में बोनस दे दिए, गिफ्ट वाउचर्स दे दिए, ट्रैवल टिकट्स दे दिए कहीं घूमने के लिए, या फिर उसको लीव, पेड लीव्स दे दिए कि तुमको 1 हफ्ते की छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी, लेकिन पैसे मिलेंगे तुमको, पैसे कटेंगे नहीं। पेड लीव्स दे दिए, अच्छे से ट्रीट कर दिए, उसके लिए चैम्बर्स बना दिए, या फिर कुछ अलग से ट्रीट कर दिए, पार्टी दे दिए, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिए एम्प्लॉयज़ के लिए। उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उस डिपार्टमेंट के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिए। तो ये है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन 2 तरह से किया जा सकता है। एक है सैलरी, जो कि हर मंथ आएगी ही, कुछ बढ़ा दिए उसमें 10% 5% का इंक्रीमेंट कर दिए। और इंसेंटिव्स, बोनसेस दे दिए, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा दे देना इंसेंटिव्स कहलाता है। ठीक, तो रेमुनरेशन। अब आते हैं आपका 8th नंबर प्रिंसिपल। ये है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या है, इसको रेड मार्कर से लिख लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से कुछ तो क्लियर हो रहा होगा आपको। सेंट्रलाइजेशन में सेंटर है और डिसेंट्रलाइजेशन में डी पहले लगा हुआ है, यानी ये सेंटर है और डी सेंटर है। ई सेंटर है यानी इसको केंद्र बनाया जाएगा, फोकस, ठीक। और डी सेंटर है यानी इसको फोकस से हटाया जाएगा। डी लग गया यानी फोकस से हटाया जाएगा। मीन्स सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, एक डिसीजन को टॉप लेवल या फिर कोई भी बॉस हो तो पहले वो सेंट्रलाइजेशन करे, यानी एक जगह से आदेश पारित हो और उसी हिसाब से उसी को फॉलो करते करते वो डिपार्टमेंट एक्ट करे, ठीक। वो पूरा काम, पूरा प्रक्रिया, वो डिपार्टमेंट एक आदमी के कहने पे चले, एक डायरेक्शन में चले और पूरा का पूरा चीज सेंट्रलाइज हो, पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रलाइज हो, अलग अलग जगह से कोई कंट्रोल ना हो। जैसे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कोई एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो कोई डायरेक्टर होगा, कोई बड़ा बॉस होगा, वो कंट्रोल करता होगा सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, और पूरे डायरेक्टर्स को ये जो ओनर्स है वो कंट्रोल करते होंगे। तो ये तो हो गया कि एक जगह सेंटर है कंट्रोल का, ठीक। आपको यूं समझाएं,
देयर शुड बी अ हायरार्की। ठीक, ये जो है डिपार्टमेंट्स बना, ठीक, ये डिपार्टमेंट्स बना, तो इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है ये एक जगह सेंटर होना चाहिए। ठीक, एक जगह सेंटर होना चाहिए। ये सभी कहाँ रिपोर्ट करेंगे, कहाँ रिपोर्ट करेंगे, एक जगह ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, यहाँ आके रिपोर्ट करेंगे। ठीक, अब वही डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो डिसेंट्रलाइजेशन यही है कि ये सेंटर कंट्रोल तो सब करेगा, लेकिन ये कंट्रोल करेगा एक डिपार्टमेंट हेड को। ठीक, एक डिपार्टमेंट हेड को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट हेड है उसके पास तो उस काम से रिलेटेड, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम है। तो डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, बिना डिसेंट्रलाइजेशन के डिवीजन ऑफ वर्क हो ही नहीं पाएगा। तुम किसी को काम दे रहे हो और काम का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो वो डिसेंट्रलाइज कैसे होगा। यानी वो जो कंट्रोल होगा, इस कंट्रोल को बांटना होगा। तो ये जो बॉस है, सपोज करो ये जो बॉस है, बॉस ही ना होगा सेंटर में, ये जो बॉस है ये इन सभी चीज़ों को, इन सभी सुपरवाइजर्स को, इन सभी मैनेजर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब ये जो मैनेजर्स हैं ये अपने नीचे के सबॉर्डिनेट्स यानी सुपरवाइजर्स को, सेल्स डिपार्टमेंट के जूनियर मैनेजर्स को अपना जिम्मेदारी दे दिए हैं कि बाबू तुम ये वाला काम करवा देना। ठीक, हमको ये काम मिला है, ठीक है, तुम हमको रिपोर्ट करना है और ये वाला काम करवा देना। तो ये जो हायरार्की है, टॉप, फिर मीडियम, मीडियम, फिर लोअर लेवल। ठीक, तो ये टॉप इसको केवल कंट्रोल कर रहा है, यानी ये जो रिपोर्टिंग है ये आखिर में तो जा रही है सेंट्रल पे, सेंटर पे। ठीक है, नीचे वाला रिपोर्ट आखिर में तो जा रहा है सेंटर पे, लेकिन ये जो सेंटर है ये अपने काम को बांट चुका है, ये सिर्फ कंट्रोल कर रहा है इसको और ये कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक, लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बटेंगे, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे सुपरवाइजर्स होंगे। तो ये जो मीडियम लेवल है ये डिसेंट्रलाइज कर दिया अपना पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कंट्रोल डिसेंट्रलाइज किया कि तुम उसको कंट्रोल करो, तुम उसको कंट्रोल करो, तुम उसको कंट्रोल करो, और ऐसे करके अपना अपना काम बांट दिया और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। तो यही है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब जो है आपका 9 नंबर प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन में, स्केलर चेन क्या है आपका, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक violating only allowed via gangplank in emergency। यानी यही जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है इसका एक चेन बनना चाहिए। ठीक, एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक, ये हो गया टॉप, ये हो गया मीडियम, ये हो गया लेवल, ये हो गया मिडिल, ये हो गया लोअर लेवल, ये हो गया लोअर लेवल। तो टॉप लेवल जो है इसका एक चैन बना। ठीक, ये जो है इसको ऑर्डर देगा, ये हो गया ऑर्डर का, ऑर्डर ऐसे आएगा। ठीक, टॉप से, ये टॉप से ऑर्डर आएगा नीचे की तरफ, और ये जो हो गया ये हो गया रिपोर्ट, रिपोर्ट। ठीक, ये रिपोर्टिंग होगा नीचे से। ठीक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्टिंग होगा नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो लोअर लेवल होगा ये मिडिल को रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा। उसी प्रकार ये जो ऑर्डर होगा तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को ऑर्डर करेगा और मिडिल लेवल लोअर लेवल को ऑर्डर करेगा। ठीक, ये है स्केलर चेन। और जब कभी भी इमरजेंसी आए तो ये लोअर लेवल अपना डायरेक्ट रिपोर्ट टॉप लेवल को कर सकता है, यानी अगर कोई अनहोनी हो, अनफेयरनेस हो, किसी के साथ ये क्या बोलते हैं
अनफेयर प्रैक्टिसेस हों, दबाया जाए किसी को, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट को छीना जाए, तो ये डायरेक्ट टॉप लेवल पे जा सकते हैं। या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये टॉप लेवल पे जा सकते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं टॉप लेवल को। ठीक, इन इमरजेंसीज ठीक। अब आते हैं आपके 10th नंबर प्रिंसिपल पे। 10th नंबर प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर, ये ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं है कि ऑर्डर। ठीक, कोई बोल रहे हैं, कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर है एक लाइन में चलना है, एक फॉर्मल पाथ बना के चलना। हर एक चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। एकदम शुद्ध हिंदी में समझे तो सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, यानी जो कम्युनिकेशन है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए, टॉप से बॉटम लेवल पे, और उसी हिसाब से होनी चाहिए, एकदम फॉर्मली होनी चाहिए। कोई भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, और सभी चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए और सही ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ऑर्डर मेंटेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में। 11th नंबर प्रिंसिपल क्या है आपका? 11th नंबर प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी क्या है? समानता। समानता यानी हर एक किसी को समान निगाह से देखना होगा, समान दृष्टिकोण से देखना होगा। टॉप लेवल मैनेजर भी इंसान है, बॉटम लेवल मैनेजर भी इंसान है, बॉटम लेवल वर्कर भी इंसान है, एम्प्लॉय भी इंसान है, बॉस भी इंसान है। सभी के अपने खास ज़रूरत होते हैं, सभी के अपने नीड्स होते हैं, और सभी को अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान के साथ जीने का हक है। ठीक, तो सभी को इक्विटी यानी समानता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, समान नज़र से देखना चाहिए, और सभी को मतलब इंसान समझ के उनके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, और फेयरली ट्रीट करना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और हर एक एम्प्लॉय बराबर है, चाहे वो वर्कर हो, एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, जूनियर मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, टॉप लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, बॉस हो, ओनर हो, सभी लोग समान हैं। ये है इक्विटी की। अब जो है आपका 12th नंबर, ये है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या है? तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल ये है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या है? पर्सोनल मतलब कोई एक इंसान, एक आदमी। ऑर्गेनाइजेशन में कौन इंसान होगा, कौन आदमी होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ही आदमी होंगे, वर्कर्स ही आदमी होंगे। तो यानी स्टेबिलिटी मतलब ठहराव, हर एक एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, वो टिका रहे। यानी जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, वर्कर्स टर्नओवर है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत कम एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाने चाहिए। आपके पास वो खुशी से रहने चाहिए, और आपके गोल्स को अपना गोल समझ के, आपके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट समझ के, और आपके साथ जुड़ के काम करे, साथ में काम करे। इसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल बनाए रखना होगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल बना रहेगा तो कोई भी बिजनेस एक स्पीड से चलेगा। बार बार सारी की सारी एनर्जी हायरिंग में नहीं जाएगी। जितनी ज़्यादा हायरिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी जाएगी। एचआर डिपार्टमेंट लगेगा, सेल्स डिपार्टमेंट लगेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगेगा। उसमें नए नए लोग आएंगे, नए नए लोगों को नया नया चीज़ सिखाना होगा, क्योंकि पुराने लोग तो एक्सपीरियंस लेकर चले गए। उनको आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, अच्छा पैसा नहीं दिया, वो जितना डिज़र्व करते थे उतना पेमेंट नहीं किया, तो इस कारण से वो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन ये काम ना हो, इसके लिए उनको अच्छा से फेयर सैलरी देना चाहिए, फेयरली रेमुनरेट करना चाहिए। रेमुनरेट में सैलरी एंड इंसेंटिव्स दोनों आते हैं।
तो जहाँ इंसेंटिव्स की ज़रूरत है वहाँ इंसेंटिव्स दो उनको, जहाँ रेमुनरेशन की सैलरी की ज़रूरत है वहाँ सैलरी दो उनको, जहाँ उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है वहाँ रिस्पेक्ट दो, जहाँ इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है वहाँ इंटरटेनमेंट कराओ। ठीक, तो उसी हिसाब से वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। यह है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। अब आते हैं आपके 13 नंबर प्रिंसिपल पे। 13 नंबर प्रिंसिपल आपका है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या है? तो एम्प्लॉयज शुड बी इनकरेज्ड, यानी एम्प्लॉयज को मोटिवेशन चाहिए। क्या मोटिवेशन चाहिए? तो काम कैसे करें, काम अगर कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन मिले, उनको अप्रिसिएट किया जाए, उनको इंसेंटिव्स मिले, रेमुनरेशन मिले, अच्छे माहौल मिले, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले। ये सभी चीज़ें एक एम्प्लॉय के लिए चाहिए। यानी ये पूरी की पूरी जो है हेनरी फ्योल की प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल की थियरी, ये पूरी की पूरी एम्प्लॉय के खुशी पे बेस्ड है, एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड है, एम्प्लॉय के स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, और एम्प्लॉयज़ के ही इर्द गिर्द घूम रही है। एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनसे काम निकलवाना है, ये सभी चीज़ें ये पूरी की पूरी जनरल मैनेजमेंट की थियरी ये बताती है। पूरी की पूरी एम्प्लॉयज़ के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो इनिशिएटिव मीन्स एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करो, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दो, एम्प्लॉयज़ को खुश रखो। ठीक, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान रखो। अब इन्होंने तो बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो एम्प्लॉय अगर बोल नहीं रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूर है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट ज़रूर है, तो वो मैनेजर को ध्यान में रखना होगा कि इसको क्या ज़रूरत है, ये हम पूरा करें बिना उसके बोले। इफ समवन इज हाईली अप्रिशिएटेड विदाउट सेइंग एनी वर्ड, ही फील्स लाइक अ किंग। मतलब उसको राजा की तरह फील होगा कि अरे यार मेरे मेरे बिना कुछ कहे मेरे को ये मिल गया, मेरे को बिना कुछ कहे, मेरे बिना मुंह से मांगे मेरे को ये मिल गया, यानी ये हमको समझते हैं। और वो पर्सनल कनेक्शन फील होगा उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस मैनेजर से, उस टॉप लेवल मैनेजर से। तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, अगर कभी आपसे गलती भी होगी तो छोड़ के नहीं जाएगा, वो चीज़ याद रखेगा। अब आते हैं आपका 14 नंबर एंड लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स क्या कहता है? तो मैनेजमेंट शुड फॉस्टर टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। हार्मनी क्या है? तो हार्मनी यानी सब में सद्भाव, एक दूसरे को हेल्प करना। हार्मनी का अर्थ होता है एक दूसरे को हेल्प करना। टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। टीम स्पिरिट क्या है? तो टीम के साथ जुड़ के काम करना, टीम को समझना, टीम के अनुसार करना। ठीक, मतलब आगे आगे ना कूदना, बस यही समझो कि टीम के साथ रहो, टीम के हिसाब से चलो, जितना कहा जाए उतना करो। ठीक, यूनिटी यानी जुड़ के रहो, टीम में अगर कुछ गलत हुआ तो सभी के साथ हुआ, ठीक, टीम में कुछ अच्छा हुआ तो सभी की मेहनत है, ये है यूनिटी। ठीक, हार्मनी यानी सभी लोग समान हैं, सभी के साथ मिलजुल के रहो, किसी से झगड़ा ना करो, किसी से जलन मत रखो, किसी के साथ गलत ना करो, और सबको अपने समान समझो, और सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट करो। ये एम्प्लॉयज़ के लिए कहा जा रहा है, बॉसेस के लिए नहीं, ये एम्प्लॉयज़ के लिए कहा जा रहा है कि उनको, मतलब बॉसेस को कहा जा रहा है, लेकिन उनको ये सिखाया जा रहा है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करो कि वो सभी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को फैमिली समझे, एक दूसरे के लिए अच्छे से टीम स्पिरिट उनके अंदर आए, मोटिवेटेड फील करें, हमेशा यूनिटी बना रहे, एकता बना रहे। ठीक, ये मैनेजर्स को सिखाया जा रहा है कि आप अपने टीम को संभालो, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन, आप जो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में ऐसा माहौल क्रिएट करो। अब देखिए आपका
सबसे बड़ा चीज़ एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो हो गया आपका हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट। आते हैं आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता कहा जाता है, यानी इनको फादर कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, ये जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थियरी दिए हैं, इनका जो सोच है, जैसे हेनरी फ्योल का सोच था, वो ऊपर से देखते थे। ठीक, वो केवल एम्प्लॉयज़ और टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल बॉसेस के बारे में ही बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कैसे रखना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें ये देखते थे। ठीक, बट ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, ये एफ.डब्ल्यू. टेलर केवल नीचे वाले लोगों को, यानी वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, यानी ये मेनली समझो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही देखते हैं, इनका ध्यान ऊपर नहीं जाता। ये देखते हैं कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने वर्कर हैं, जितने सुपरवाइज़र हैं, जितने मैनेजर हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये सिर्फ ये देखते हैं। इनके संज्ञान में सिर्फ यही चीज़ है। तो इनके संज्ञान में सिर्फ यही चीज़ है, यानी इनका जो प्रिंसिपल होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि प्रोडक्ट को अच्छे से बनाओ, सही तरीके से बनाओ, प्रोडक्ट में देखो क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। ठीक, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बिगड़ रहा है, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे सही हो रहा है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसमें क्या खराबी है, कमियों को निकालो और सुधार करो। ठीक, तो इसके लिए क्या अंदाजे पे काम होगा? अंदाजे पे तो काम नहीं होगा। जैसे हेनरी फ्यूल भी अंदाजे पे काम नहीं करते, वो कुछ क्वालिटीज़ बताए मैनेजर्स के लिए, उसी हिसाब से ये भी सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स के लिए कुछ क्वालिटीज़ बताए कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप मेन चीज़, बिजनेस का आधार ही है प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट, आप वहाँ काम कर रहे हो और आप ही लोग अंदाजे पे काम करोगे। आप लोगों को कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स चाहिए, यानी मैनेजमेंट कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि ऐसे दिखाएगा हाँ हाँ हो जाएगा, ना ना हमको लग रहा है हाँ हो जाएगा, लग रहा है कि हो जाएगा, ना, अंदाज पे काम नहीं। प्योरली साइंस है मैनेजमेंट, प्योरली साइंस, यानी आपको पूरा का पूरा प्रोडक्शन डेटा निकालना होगा, पूरा का पूरा सेल्स डेटा निकालना होगा, और पूरा का पूरा डेटा को एनालाइज करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव जोड़ घटा गुना भाग ये करके कॉस्टिंग करके, ठीक, और अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल करके प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके सेल्स को अचीव करना होगा। यानी ये पूरा का पूरा लोअर लेवल के थॉट रखते हैं, यानी ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही बात करते हैं ये हमेशा। ठीक, तो इनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या? चलिए आते हैं, देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो लेंगे नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल इनका क्या होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल इनका है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जैसा कि मैंने बताया आपको, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी मैनेजमेंट कोई इंट्यूशन पे काम करने वाला चीज़ नहीं है कि अंगूठा दिखाया हाँ हो जाएगा, बस हमको लग रहा है कि हो जाएगा, मेरा अंदाज है, हम हाँ दिमाग से कैलकुलेट किए हैं, हम कॉपी पेन का जरूरत है नहीं, मेरा दिमाग ही काफ़ी है।
मैनेजमेंट ऐसा है नहीं। हमेशा साइंस पे चलो, कॉस्ट पेन एंड पेपर पे कैलकुलेट करो, डेटा एनालाइज करो, डेटा कलेक्ट करो, डेटा एनालाइज करो, डेटा कलेक्ट करो, डेटा एनालाइज करो। मतलब ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस करनी होगी तभी, और ये सभी चीज़ें कैलकुलेट करके पेन एंड पेपर पे विथ प्रूफ कोई भी काम इम्प्लीमेंट करना होगा। कोई भी आइडिया, कोई भी स्ट्रेटेजी कैलकुलेट, बिना कैलकुलेशन के कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। यानी साइंस मैनेजमेंट इज अ प्योरली साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। अब आते हैं आपके दूसरे नंबर पे। ये था पहला, ये है आपका दूसरा। दूसरे नंबर पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। यानी वर्कर बहुत मेहनत करते हैं यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पूरा शारीरिक काम ही उनका है, पूरा फिजिकल वर्क है वर्कर्स का। तो वर्कर्स जो है फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो वो क्या चिड़चिड़े नहीं होंगे? एक तो उनको कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक काम लिया जाएगा उनसे। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना है तो उनको कई शिफ्ट्स में बांटा जा सकता है, एक्स्ट्रा काम भी कराया जा सकता है उनसे। अगर उनको अच्छे से रेमुनरेट नहीं किया जाए, बोनस नहीं दिया जाए, सम्मान नहीं दिया जाए, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए, उनके लिए कोई आइडियल टाइम नहीं दिया जाए कि वो खा सके, पी सके, अपना कुछ टाइम एंजॉय कर सके, मेंटल स्ट्रेस कम कर सके, और जो सुपरवाइज़र है और जो वर्कर है इन दोनों में मानसिक मतभेद हो, शीत युद्ध चल रहा हो, यानी न वर्कर का सुपरवाइजर से न पट रहा हो और सुपरवाइजर का अपने टॉप लेवल से न पट रहा हो, सब में खुन्नस भरा हो कि अरे वो खराब है, ये बोले ये खराब है, ये बोले वो खराब है, सब एक दूसरे को खराब समझे, तो न प्रोडक्शन होगा, न सुपरवाइजिंग अच्छा से होगा ना होगा, और ना ही ये सुपरवाइज़र ऊपर रिपोर्ट अच्छा से कर पाएगा। और ओवरऑल प्रोडक्शन अगर ख़राब हुआ, ओवरऑल सेल्स पे असर पड़ेगा, और ओवरऑल सेल्स पे असर हुआ यानी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त। तो इसीलिए हार्मनी यानी सब में समानता और सद्भाव की भावना, जो कि हार्मनी का बात हेनरी फ्योल भी किए थे, हार्मनी का बात F.W. टेलर भी कहते हैं। तो अब आते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बाद आपके थर्ड प्रिंसिपल पे। थर्ड प्रिंसिपल आपका कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि कभी भी कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी वर्कर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, हमेशा एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलेगा, तभी ये हार्मनी फॉलो हो पाएगी। यानी कोई किसी को खराब नहीं समझेगा और कोई किसी को अपने आप को महाराजा नहीं समझेगा। ठीक, अब सुपरवाइजर वर्कर के ऊपर है, ऊपर वाले लेवल पे है, तो अपने आप को महाराजा समझ के वर्कर्स को धुतकारे नहीं, प्रताड़ित न करे, अपने आप को राजा न समझे। और ये जो वर्कर है, हम ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करते हैं, हम ही प्रोडक्शन करते हैं, हम ही नहीं जाएंगे तो मशीनवा नहीं चलेगा, ये न समझे। ठीक, अपने आप को वर्कर ना राजा समझे और अपने आप को सुपरवाइजर ना राजा समझे, और उसके लेवल वाले अपने आप को राजा ना समझे। सब एक दूसरे को समझे कि हाँ वो भी इंसान है, उसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है, वो भी काम करने आता है, हम भी काम करने आते हैं। वो बात अलग है कि अलग अलग लेवल पे हैं, अलग अलग डिग्री है, अलग अलग मानसिक बुद्धिलब्धि का स्तर है, तो उस हिसाब से वो अलग अलग पोजीशन पे हैं। लेकिन इंसान वो भी है, वो भी कमाता है, वो भी मेहनत करता है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, उसकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। तो वही चीज़ सब देख के चले तो ये हार्मनी मेंटेन हो पाएगी, ये कॉपरेशन के द्वारा मेंटेन होगी। कोई भी इंडिविजुअलिज्म यानी अपनत्व की भावना ना आनी चाहिए कि मैं ही सब हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का बात नहीं होना चाहिए। कोऑपरेट करके चलना होगा। वर्कर सुपरवाइजर के साथ कोऑपरेट करेगा, सुपरवाइजर टॉप लेवल के साथ कोऑपरेट करेगा, तभी ये हार्मनी मेंटेन हो पाएगी। ठीक, अब आते हैं आपके
4th नंबर प्रिंसिपल पे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल में, पर्सनल का मतलब तो कोई इंडिविजुअल ही है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कैसे होगा? तो जैसे ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए? वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को, मैनेजर्स को अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, जो जिस काम में है उस काम की प्योरली जानकारी होनी चाहिए और प्योरली स्किल्ड आदमी होना चाहिए। जैसे कोई मैनेजर है, वो परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट में हेड है, तो उसको परचेजिंग की पूरी जानकारी, पूरी टेक्निक्स, पूरी पढ़ाई की होनी चाहिए। बेसिकली वो लगभग एक सीए या फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे टाइप में कुछ होना चाहिए, और उसके पास मैनेजमेंट की भी डिग्री हो, ताकि उसके पास वाइड रेंज ऑफ नॉलेज हो, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, स्पेशलाइज्ड स्किल हो, और नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड करानी चाहिए कि ताकि उनका लेबर और स्किल हो सके, उनका एम्प्लॉय और जानकारी कर सके, और एक्सपीरियंस तो उसके पास है ही, लेकिन वो और ज़्यादा स्किल्ड हो सके। और स्किल कैसे आएगी? तो प्रैक्टिस से आएगी। नॉलेज विथ प्रैक्टिस इज कॉल्ड स्किल। ठीक, तो नॉलेज जब प्रैक्टिस से मिलेगी तभी स्किल हो पाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा तो इनडायरेक्टली किसका फ़ायदा है? ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा है। इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों होगा। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही संभव है जब डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा, यानी वो स्किल्ड लेबर होगा, वो स्किल्ड होगा, तो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस दोनों आएगी। इफिशियंसी यानी कॉस्ट कम होगा, काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, और ये काम अच्छे से होगा, काम पूरा होगा। ठीक, इफेक्टिवनेस का मतलब काम होगा बस, और ये इफिशियंसी मतलब काम कॉस्ट कम लगेगा, खर्चा कम होगा, काम अच्छे से होगा। ठीक, ये हो गया आपका चारों का चारों प्रिंसिपल इनका। आते हैं इनके की डिफरेंसेस पे कि आखिर ये डिफरेंस क्या है इनमें। डिफरेंस इनमें और हेनरी फ्योल में। हेनरी फ्योल और इनमें डिफरेंसेस क्या है? तो पहला चीज़ है पर्सपेक्टिव का। ये किस नज़रिए से देखते हैं मैनेजमेंट को? तो ये देखते हैं लोअर लेवल के नज़रिए से। ठीक, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नज़रिए से ये देखते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के नज़रिए से। इनका नज़रिया क्या है? तो ये देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के नज़रिए से। इनका पूरा फोकस है टॉप लेवल पे, इनका फोकस है लोअर लेवल पे। इनका फोकस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, इनका फोकस है जहाँ से पूरा बिजनेस कंट्रोल होता है, वहाँ पे इनका फोकस है, हेनरी फ्योल का। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का लोअर लेवल यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये हेड है, मान लो। ठीक, दूसरा चीज़ है एप्लीकेबिलिटी। फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल व्हाइल टेलर्स आर मोर स्पेशलाइज्ड फॉर फैक्ट्रीज। अब ये लोअर लेवल के हैं तो इनका कहाँ पे अप्लाई होगा जी? फैक्ट्री में ना अप्लाई होगा। हाँ, अब जैसे एप्पल है, वो एप्पल अपना फ़ोन नहीं बनाता, उसका फॉक्सकॉन बनाता है चाइना में। तो एप्पल क्या है? बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ना है। वो अपना एप्पल का प्ले स्टोर रखा है, अपना एप्पल का पूरा सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ना है। पूरा हार्डवेयर तो फॉक्सकॉन बना के दे रहा है चाइना से। तो यानी ये जो
एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल कहाँ लगेगा? फॉक्सकॉन में लगेगा कि एप्पल वाले कंपनी में लगेगा? फॉक्सकॉन में लगेगा। एप्पल में क्या लगेगा? एप्पल में हेनरी फ्यूल का थियरी लगेगा। यानी ये जो है ये केवल फैक्ट्रीज में लग सकता है, लेकिन ये जो हेनरी फ्यूल वाला थियरी है, एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है। एम्प्लॉयज़ क्या वर्कर एम्प्लॉय नहीं है? वर्कर भी एम्प्लॉय है। क्या वर्कर को खुश नहीं रखना चाहिए? वर्कर को सैलरी नहीं चाहिए? वर्कर को इंसेंटिव नहीं चाहिए? वर्कर को भी चाहिए। वर्कर क्या ये ऑर्डर नहीं लेता है? वर्कर गोल्स में शामिल नहीं है, गोल्स अचीव करने में शामिल नहीं है। बेस तो वही है गोल अचीव करने का, वर्कर ही है। तो यानी इनका जो है केवल फैक्ट्री में लगेगा, इनका जो है ये केवल फैक्ट्री में लगेगा, केवल फैक्ट्री में इनका प्रिंसिपल लगेगा। बट ये जो हेनरी फ्यूल का है ये सब जगह एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इनका। कहीं भी पूरा दुनिया में हर जगह इनको इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, इनके प्रिंसिपल्स को। हेनरी फ्यूल हर जगह पूरे दुनिया में छाए रहेंगे, और ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ये खाली फैक्ट्री में प्रोडक्शन देखते रहेंगे। ठीक, एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रोडक्शन देखने वाले हेड हैं, और ये जो हेनरी फ्यूल है ये प्रोडक्शन भी देख लेते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। यानी इनका जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सली पूरा दुनिया में एप्लीकेबल है। ठीक, अब आ जाओ की डिफरेंसेस तो देख लिए, यानी जो बेसिक डिफरेंस है जो दूर से देखने पे नजर आ जाए, ये है की डिफरेंसेस। अब देखो नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका नेचर क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका नेचर क्या होना चाहिए? पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी पूरा दुनिया में इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, रूस हो, चाइना हो, इंडिया हो, फ्रांस हो, हर जगह इसको अप्लाई, जर्मनी हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर का भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन वो सिर्फ हर दुनिया के फैक्ट्री में ही एप्लीकेबल है। और यही हेनरी फ्यूल का दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन वो फैक्ट्री और टॉप लेवल सब जगह एप्लीकेबल है। ये हुआ आपका सेकेंड नंबर, जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइन है, नॉट रेडीमेड सॉल्यूशन है। ठीक, ये जनरल गाइडलाइन है, इसको आप आराम से अपने हिसाब से फॉलो करो। मतलब करना तो आपको इसी हिसाब से है, लेकिन आप अपने तरीके से करो। यही चीज़ करना है, लेकिन आप अपने तरीके से करो, अपने हिसाब से करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से को देखते हुए करो। ये एक गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करना है ये आपके ऊपर है, आपके मैनेजर के ऊपर है। ये गाइडलाइन जारी हो गया, आप इसको कैसे फॉलो करते हो, कैसे आप अप्लाई करते हो, ये आपके ऊपर है। ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं कि ऐसा ही करोगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसा ही इसी गाइडलाइन को डायरेक्ट अप्लाई कर दिए, जिस तरह इसमें इसको सीखे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। इसको आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अपने एम्प्लॉयज़ को समझते हुए उनके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करो। ठीक, तो ये जनरल गाइडलाइन है, कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, आपका थर्ड नंबर है फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
भाई साहब ये गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन होगा तभी तो ये फ्लेक्सिबल होगा। रिजिड अगर कोई ये रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया है तो वो तो रिजिड हो गया। रिजिड यानी उसी को फॉलो करना है, आप दूसरा कुछ अपना दिमाग लगा ही नहीं सकते, अपना कुछ प्रतिभा दिखा ही नहीं सकते। आपके अंदर जो, जैसे ये मैनेजमेंट साइंस एंड कला, साइंस एंड आर्ट दोनों है। साइंस किस तरह है तो इसमें गाइडलाइंस है, इस हिसाब से साइंस है। और आर्ट इस तरह से है कि इसको परफॉर्म भी किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, ये एक्टिविटीज़ पे एक्सपेरिमेंट करके किया जाता है। तो ये एक आर्ट है, मैनेजर को अपना आर्ट दिखाना होगा। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि इस गाइडलाइन में क्या चेंजेस करके अपने आर्ट को दिखाकर मैनेजर अपना आर्ट दिखाए, मैनेजमेंट का आर्ट दिखाए और प्रॉब्लम को सॉल्व करे, मैनेजमेंट और अच्छे से कर पाए। तो ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ठीक, बिहेवियरल, एम टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, यानी मैनेजमेंट का एम क्या है? कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसको अपने हिसाब से काम किसी तरह करवा लेना। यानी कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी गाइडलाइन उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कराना कि उसका माइंड चेंज होकर आपके अकॉर्डिंग काम करे। यानी ये बिहेवियर में आ जाना चाहिए, उसके बिहेवियर को चेंज कर दे। तो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर चेंज करने वाला बिहेवियरल होना चाहिए। कंटिंजेंट, कंटिजेंट हो गया एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। वही आपको जनरल गाइडलाइंस दिया गया है, इसको फ्लेक्सिबल बनाओ। ठीक, अपने अकॉर्डिंग अब मैनेजर को अपना आर्ट शो करने दो, अपना मैनेजमेंट का एक आर्ट है वो शो करने दो अपने हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से, अपने प्रॉब्लम के तरीके से, अपने एम्प्लॉयज़ के माइंडसेट के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करो। ठीक, तो ये कंटिजेंट होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी मतलब अपने सिचुएशंस को देखते हुए, सिचुएशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। ठीक, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कंटिजेंट का अर्थ एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल्स का अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करो। ठीक, फ्लेक्सिबल तो फ्लेक्सिबल बना दो। अब इन प्रिंसिपल्स का असली यूज़ क्या है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है, इनका मतलब क्या है, इनको क्यों किया जाना चाहिए, क्यों फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक, सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसका क्यों यूज़ करना चाहिए, इसको क्यों अप्लाई करना चाहिए? तो इसका सबसे पहला चीज़ है कारण, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी अगर हम कच्चा माल लाएं या फिर वर्कर हायर करें तो उनको जितना पे कर रहे हैं, उनको जितना रेमुनरेट कर रहे हैं, या फिर कच्चा माल खरीदने में जितना पैसा लगा है, जितना कॉस्ट लगा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बना ले, उस हिसाब से वर्कर से काम ले लें, उस हिसाब से एम्प्लॉय से काम ले लें कि मेरा कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी पूरा निचोड़ के अपने रिसोर्सेज को उससे काम लें। रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स आए यानी आदमी, वर्कर, एम्प्लॉय, बॉस, और रिसोर्सेज में ये आपके रॉ मटेरियल्स आए। ये सभी चीज़ों से निचोड़ के इनका काम ले। ऑप्टिमम मतलब पूरा निचोड़ के इनसे काम ले। जितना पेमेंट कर रहे हैं उनसे कम से कम तो 1.5 गुना 2 गुना काम ले, जितना वो कर सकते हैं। ठीक, अब साइंटिफिक डिसीजन एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट। इसमें साइंटिफिक डिसीजन एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट
मीन्स अगर हम इन प्रिंसिपल्स का, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स का या फिर हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इससे साइंटिफिक डिसीजन होगा। यानी हर डिसीजन कैलकुलेट करके, सोच समझ के, हर तरीके को, हर पहलू को देख कर होगा और विथ प्रूफ होगा। हर चीज़ विथ प्रूफ होगा, डेटा के साथ होगा, डेटा को एनालाइज करते हुए होगा और रेगुलर होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा और एक डिसिप्लिन मेंटेन्ड रहेगा, साइंटिफिक डिसीजंस होंगे और ये जो मैनेजमेंट होगा ये इफिशिएंट होगा, यानी कॉस्ट कम, काम ज़्यादा। ठीक, अब आते हैं आपके मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन प्रिंसिपल से आप मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स मीन्स इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके साइंटिफिकली हम हर सिचुएशन, हर एनवायरनमेंट, हर बिजनेस एनवायरनमेंट भांप सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के थ्रू, डेटा को एनालाइज करके पढ़कर और उसी हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। हर सिचुएशन को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले ही उसको देख सकते हैं। ठीक, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है और उसी हिसाब से एक डिसीजन बनाएंगे, तभी ये साइंटिफिक डिसीजन हो पाएगा और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट हो पाएगा। यानी हर एनवायरनमेंट अगर कुछ भी चेंज हो रहा है पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उसको मीट करेगा ये प्रिंसिपल। ठीक, अब है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स समाज सेवा। इन प्रिंसिपल्स का यूज करके अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समाज सेवा, अच्छा प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक, और एनवायरनमेंट की रक्षा करना। बस यही दो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट की रक्षा करो और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो ताकि किसी को ठगो नहीं। ठीक, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो में मैं आपको जितना बता सकता था उतना मैंने डीप जाके बताने का कोशिश किया। ठीक, वन शॉट वीडियो है। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।